बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल तैयार हैं बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अगला फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है और नई नई खबरें भी आना शुरू हो जाती हैं जो आप देख ही रहे होंगे डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर और हम न्यूज़ के ऊपर भी कि हम अब बढ़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की तरफ। कैसे हैं आप? आज़ाद मैं बेहतरीन और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आपके सामने इस एपिसोड में हम कवर करने लगे हैं। SSA यानी सुबह से आगे के आज के एपिसोड के अंदर आयशा और मुजम्मिल आप तक लेके आएंगे कुछ स्पाइसी बातें, क्योंकि पाकिस्तान का सियासी सीन हो आयशा, मैं नहीं मान सकता कि उसमें स्पाइस ना हो और बड़ा प्राइम लेवल का स्पाइस महसूस हो रहा है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ पाकिस्तान की सियासत को। अगर इसके ऊपर कोई हॉलीवुड मूवी बने ना, मैं हमेशा कहती हूँ ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस वक्त सिचुएशन में आपको बता देते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त अंदाज में कैंपेन्स जो है ना वो जारी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की इंतखाबी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो अपनी अपनी कैंपेन्स करने के अंदर मसरूफ़ हैं। 3 मरहलों के अंदर होने जा रहे हैं इलेक्शन। पहला मरहला है 27 जुलाई का, दूसरा मरहला जो है वो 2 अगस्त का है और तीसरा मरहला होगा 10 अगस्त को। इस वक्त क्या सिचुएशन है? हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मीरपुर से शिराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिराज की तरफ, शिराज 3 मरहले और माहौल सख्त गर्म, दोनों तरफ से तनकीद। क्या सिचुएशन है मीरपुर में और आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में जो इंतखाबी मुहिम है वो उरूज पर है। पहले जो है 27 आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो इलेक्शंस होने थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसको 3 मराहल में जो है वो तकसीम कर दिया गया। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के इंतखाबात होंगे, जबकि तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में इंतखाबात होंगे। अगर मीरपुर डिवीज़न की बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िले हेडक्वार्टर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। मीरपुर डिवीज़न में टोटल जो है 13 हलकों में वो जो हैं वो इलेक्शन होंगे, जिसमें ज़िला मीरपुर के 4 हलके हैं, ज़िला बिम्बर के 3 हलके हैं और जबकि ज़िला कोटली के जो हैं वो 6 हलकों में इंतखाबी दंगल जो है वो 27 जुलाई को होगा। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से ख़ताब करने के लिए पहुँचे थे और 2 दिन पहले मुजफ्फराबाद में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी जो हैं अपने अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनके हक़ में यहाँ पर जलसे करने पहुँच रहे हैं। जबकि 24 जुलाई को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मीरपुर में भी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो मीरपुर डिवीज़न पे मजमूई तौर पर 14,01,439 वोटर जो हैं वो अपना हक़ के रही दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि इसमें जो मर्द वोटर हैं उनकी तादाद 7,25,811 हैं और ख़वातीन वोटर की तादाद 6,75,000 है। इसके लिए जो 2,454 पोलिंग स्टेशंस भी कायम किए गए हैं। इलेक्शंस की पहले मरहले में जो है मीरपुर डिवीज़न में खूब जो है वो गहमा गहमी है। इंतखाबी मुहिम जो है वो तमाम पार्टीज़ जो हैं वो चला रही हैं। अगर आप गहमा गहमी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच शिराज, हमें अपडेट करने के लिए, बताने के लिए। अभी की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ज़रा क्लियर आपके सामने पिक्चर रख देते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हमें विफाक के अंदर नज़र आती हैं, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल कर ना गाने गाते हुए, इत्तेहाद के नारे लगाते हुए वो पहुँचती हैं जब गिलगित बल्तिस्तान या अब AJ के यानी कि आज़ाद कश्मीर पहुँची है तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद है, जो CM साहिबा हैं पंजाब की मरीम नवाज़ साहिबा वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और भी बड़े बड़े नाम पहुँचे हैं, बड़े नाम वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो ड्रामा की बात कर रहा था अभी बिल्कुल इस सेगमेंट के स्टार्ट में पहले और वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से जो बयान आया वो थोड़ा सा गर्म बयान था। अब बिलावल भुट्टो हैज़ बीन इन द न्यूज़ अपने बयानात की वजह से, जिनके ऊपर तनकीद भी की गई। बिलावल भुट्टो ने एक बात कही और ये कहा कि 3 दफ़ा पहले आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है और जो सड़कें आपने बनानी थी ना वो आप तब बना लेते। आते और इनकी बात सुनते हैं। आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफ़ा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते।
अच्छा, ये सड़कों वाली बात जो है ना, एक बात तो कहनी पड़ेगी, पंजाब और जब सिंध का मवाजना किया जाता है तो सिंध के लोग ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे होते, शिकायत भी कर रहे होते। इसका जवाब भी आया है और काफ़ी तनकीद की गई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने पीपल्स पार्टी पर क्या कहा है, ये सुनते हैं। आज़ाद कश्मीर में आजकल हमारे मुल्क के एक नौजवान लीडर घूम रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। बासी, बोशीदा, जंगालूद और मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते। शेर का शिकार आपसे नहीं होगा, आप रहने दें, ये आपसे नहीं होगा। कश्मीरी बड़े सेंसिबल लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि उन्हें अपने वोट के जरिए एक ऐसी हुकूमत बनानी है जो मुजफ्फराबाद को, मीरपुर को और बाकी कश्मीर के शहरों को कराची या लाड़काना न बनने दे कि वो खंडर ना बन जाए। अच्छा, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि भाई आपके तीर इस काबिल नहीं है कि वो शेर का शिकार कर सकें। अब उन्होंने बात किया तो उसका जवाब भी आना था। सीनियर वजीर है सिंध के शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा है कि तंजिया जुमलों से ना तारीख बदली जा सकती है और ना ही आवाम की राय। वैसे तंज जो है ना वो दोनों तरफ से आ रहा था। शर्जील इनाम मेमन साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी काफ़ी सार्कास्टिक हमें नज़र आ रहे थे। इस सारी सिचुएशन के ऊपर ज़रा जान लेते हैं कि हमारी सियासी जो पूरी क़यादत है वो क्या सोच रही है, हमारे सियासतदान क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो 4 वजारतें इस वक्त आ चुकी हैं IPP के पास। आज़ाद कश्मीर से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग हमीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइएगा खुर्रम हमीद साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्या लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या स्टेटस है, कितनी नशिस्तें जो है ना वो यहाँ से ले सकती है। देखिए, आपने जो पहले बात शुरू की, हम उस पर जरा चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जब भी आएंगी इलेक्शन के लिए तो एक दूसरे के खिलाफ तो वो बात करेंगी, लेकिन कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये सोचना है कि वो जिस स्पेसिफिक एरिया में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनके मसाइल की बात करें। कश्मीर ना पंजाब है, ना कश्मीर सिंध है, ना कश्मीर का मवाजना पंजाब से किया जा सकता है ना सिंध से। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप जब जाकर उन लोगों के मसाइल को एड्रेस करते वक्त कराची और लाहौर लेके आएगी तो वो जो लोग नीचे खड़े होते हैं अब वो बहुत अवेयर हैं। वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना पहले कि पॉलिटिशियन आया है और नीचे अवाम नहीं है, रियाया है। नीचे भाई रियाया खड़ी है, ऊपर जो है वो महाराज या को बादशाह आया है और उसने आके बातें की हैं और रियाया ने तालियां बजाई हैं और बादशाह चला गया है। वो दौर चला गया, वो दौर बहुत पहले था। वो जो कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट का दौर था वो अभी खत्म हो रहा है। अब आगे लिबरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं। इवन लोगों का एक है कि हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, कोई तहकीर बर्दाश्त नहीं करता, कोई ओए तू बर्दाश्त नहीं करता, और ये अच्छे साइंस हैं। कश्मीर जो इस वक्त जिस सूरत हाल में से गुजर रहा है पिछले कुछ अर्सा से, वहां पे एक टर्मोइल है, वहां पे इश्यूज हैं और उनको नेगेटिव एक्सप्लॉइट किया गया तमाम उन कुव्वतों ने जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। अनफॉर्चुनेटली जब कैंपेन हो रही होती है और बड़े लीडर्स आए हुए होते हैं, बड़े का मतलब अपने पार्टी के स्टेटस के साथ बड़ा, तो वो इस उन मसाइल को जो कश्मीर जिनसे गुजर रहा है उसको एड्रेस नहीं कर रहे। बिलावल को एक एज जा रहा है, बिलावल को एक एज ये जा रहा है कि बिलावल का जो क्रिटिसिज्म है वो एड्रेस कर रहा है, चाहे उसको कहें थोड़ा सा इंसाइट कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिवली प्रोवोक कर रहा है, वो पब्लिक के मसाइल या मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से अपनी कैंपेन को उस तरीके से डिवेलप कर रहा है। तो इसलिए उसको ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है निस्बतन बाकी पार्टीज के। दूसरी चीज ये है कि तहरीक इंसाफ का वोट तो मौजूद है वहां पर। अब तहरीक इंसाफ ने वहां पे कर दिया बाइकॉट, जो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका जो अब्दुल कयूम नियाजी जो एक्स PM है उसने बहुत ज्यादा काम किया हुआ था और कश्मीर बड़ा छोटा सा एरिया है। इसके कुल वोटर्स या कुल पॉपुलेशन की तादाद आपके इस्लामाबाद से थोड़ा सा ज्यादा होगी, पर कित वोट कम है। GB की सॉरी GB इस्लामाबाद के बराबर था, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा मुझे अभी तो अच्छा खुर्रम साहब, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा। आपने बिलावल की बात की कि बिलावल की बातें जो हैं या जो तकरीर कर रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रही हैं, इंसाइट कर रही हैं जो मसाइल हैं AJK के। क्या इसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है IPP से, क्योंकि आपका ताल्लुक है और IPP ने अभी वजारतें ली हैं,
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो ये इंक्लिनेशन की वजह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ ये तो नहीं है कि क्योंकि अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा पैक्ट बना है तो यहाँ पर भी बनना चाहिए? देखिए, जीबी और कश्मीर एक पार्ट था पहले, ये अभी जीबी की मौजूदा हैसियत लाने से पहले ये कश्मीर था, तो कश्मीर का जीबी पे अफेक्ट करता है और जीबी कश्मीर पे अफेक्ट करता है। अभी मैं बात कर रहा था और आपकी बात की तरफ लेके आता हूं कि आईपीपी पे मैं बाद में अभी 7 आईपीपी पे आता हूं कि इस वक्त जो कश्मीर का इशू है उसको बिलावल एड्रेस कर रहे हैं, और आईपीपी के अंदर वो लोग हैं जो हेवी वेट लोग हैं, और पीटीआई का जो वोट तकसीम होगा, जो पीटीआई ने वोट नहीं डालना वो जाएगा ज्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ और आईपीपी की तरफ, वो वोट नून की तरफ नहीं जाता किसी भी सूरत में। और ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो अफेक्ट अभी आ रहा है, ये इलेक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट इनकी है, तो ये अफेक्ट करेगा लोगों को। अच्छा खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मसाइल हैं एजेके के और वहाँ की आवाम के, उसको कौन सी जमात ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकती है? क्या पीपल्स पार्टी वो जमात है जो बेहतर कर सकती है, या फिर मुस्लिम लीग नून आपको लगता है कि उनके पास कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद हैं या ऐसे इंटेंशंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर पाएँ उनके मसाइल? देखिए, मैं जो मसाइल रिजॉल्व करना अगर हम चाहें ना, और हम पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ जाएं, और हमारा मिशन ये हो कि हमने मसले हल करने हैं, तो हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन के दिनों के अंदर टोटली और रुझान होता है। इलेक्शन जब हो जाता है तो पॉलिटिशियंस, हमारा जो तबका है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल के साथ पब्लिक के आगे आता है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी राइट नाउ पोजीशन को आप देखें तो आपको कौन लगता है, नून लीग या पीपल्स पार्टी बेटर ऑप्शन फॉर एजेके? मेरे ख्याल में मुझे ये नहीं मसले हल वाले पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर मसले हल होने होते तो पाकिस्तान के मसले हल हो चुके होते, लेकिन इस सूरत हाल में मुझे इस वक्त आज के दिन तक पीपल्स पार्टी थोड़ी आगे नजर आती है, फिर आईपीपी नजर आती है, और फिर नून नजर आती है। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन एड्रेस करते चलें। तकरीबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3.8 मिलियन वोटर्स हैं आपकी 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो कंटेस्ट के अंदर आपको सामने नजर आई हैं। इनमें पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, सारी टेक्निकल जार्गन साइड पे अवामी राय और पॉलिटिकली अगर हम देखें पॉपुलैरिटी के लिहाज से, आपको मेजर प्लेयर्स कौन नजर आ रहे हैं? पॉपुलैरिटी इस वक्त जो कश्मीर का इशू है वो टोटली डिफरेंट। अगर आप कश्मीर के हालात देखेंगे तो उस हालात में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसका जवाब देना। लेकिन मैंने कहा ना जैसे स्टार्ट में कि इस मौजूदा सूरत हाल कश्मीर के लिहाज से बिलावल ऐसी चीजें पिंच कर रहा है जिससे पब्लिक को ये फीलिंग आ रही है कि वो जिस सूरत हाल में से अब गुजर रहे हैं, बिलावल उनके लिए उन चीजों को इंसाइट कर रहा है। तो इस वक्त बिलावल की तकरीरों को ज्यादा सुना जा रहा है निस्बतन किसी और के कश्मीर में। जी, ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन किसके साथ हो सकती है? आई अपोलोजाइज फॉर कटिंग योर सेंटेंस। ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन किसके साथ हो सकती है? अगर हम किंग मेकर के रोल में आईपीपी को देखें तो ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन किसके साथ होगी? बिलावल के साथ होगी या ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन आपकी नून लीग के साथ होगी? देखिए, आईपीपी अपनी जितनी सीटें लेके जाएगी, चाहे वो सीटें 5-8 भी हों, तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बन जाती है कि दोनों ग्रुप्स जिसके साथ भी बड़ी, अभी एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद आईपीपी नून के मुकाबले में या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सीट्स रह जाए। वजह क्योंकि आईपीपी में जो लोग शामिल हैं वो बड़े हैवी वेट हैं, तो ट्विस्ट करते पता नहीं चलता सिचुएशन का। लेकिन वहां पर डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बनेगी। जो भी गवर्नमेंट बनाएगी उसको आईपीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी। और ये जो नजर ही आ रहा है, हो सकता है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो कोलिशन होगा, तो कोलिशन यहाँ पे आईपीपी का होगा और कुछ 1-2 आजाद होंगे। लेकिन कश्मीर का रुझान ये है कि जो आजाद भी होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम एंड दैट इज कि आपने अभी बात की कि बिलावल की तकरीरों को ज्यादा सुना जा रहा है। कोई नंबर्स हैं आपके पास जो सपोर्ट करें आपकी स्टेटमेंट को? नहीं, मैं अभी नंबर्स, क्योंकि मैं कश्मीर में एडवाइजर रह चुका हूं अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे फ्रॉम 20, तो मुझे मेरा कश्मीर से ताल्लुक उस लिहाज से ज्यादा है। मैं आपको आसान बात ये कर देता हूं कि कोई आदमी भी जो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जब उसकी बीमारी को एड्रेस करता है तो वो ज्यादा मुतमईन होता है। कश्मीर इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है और जो क्राइसिस डेवलप किया गया एक बड़े प्रॉपर डिजाइन के साथ, उस क्राइसिस से अब कश्मीर निकल रहा है।
अब उस क्राइसिस से निकलने के वक्त बिलावल को जो भी बता रहा है, बिलावल को जो भी फिर बता के दे रहा है, बिलावल इस क्राइसिस से निकलने के फेज के लिहाज से यानी आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब जो है ना एक डॉक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं जी। बिलावल को जो भी तकरीरों में मशवरे दे रहा है या जो भी उसको बता रहा है कि इस तरीके से चलो, वो ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहा है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। खुर्रम हमीद रोखरी साहब हमारे साथ मौजूद है इस्तेहकाम पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि बिलावल साहब की तकरीरें और उनकी बातें जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि एजेके के लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उनको अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं। लेट्स सी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। 27 जुलाई को पहला मरहला होने जा रहा है इलेक्शन का एजेके यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर। उसके बाद देखते हैं पहले मरहले के नताइज क्या निकलते हैं। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। बारिश को एंजॉय कीजिए अगर आप इस्लामाबाद के अंदर हैं तो। अभी हम वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह से जाने से पहले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन डिस्कस हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर और पाकिस्तान के तमाम इलाके जो हैं उनका फ्यूचर डिपेंड करता है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस आता है, और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है हमारे मुल्क का वो है ज़राअत का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पाकिस्तान की मईशत का सबसे अहम शोबा जो ज़राअत है, इसको किन चीज़ों का प्रॉब्लम आता है सबसे ज़्यादा? इसमें लाखों किसान ऐसे हैं जो पानी, मौसमियाती तब्दीली, बीमारियों, कीड़ों और ज़मीन के अंदर जरखेज़ी के मसाइल से दो चार हैं। ये अब क्या होता है, आपके पास ना सॉइल टेस्टिंग होती है, ना प्रॉपर टाइम पे आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी जाए, सिस्टम्स इंस्टॉल करा दिए जाएं, जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी जाए और किसान को इस तक एक्सेस और ट्रेनिंग दे दी जाए, तो आई थिंक पूरा अंदाज जो है ना वो बदल सकता है सारी यही तो रोना है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। ज़राअत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था, ताकि जो हमारा सबसे मजबूत एक फैक्टर है, मजबूत एक हिस्सा है हमारी मईशत का, उसको हम मज़ीद मजबूत कर सकते। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा कि किसान की हालत जो है ना वो बद से बदतर होती जा रही है। अब कुछ नौजवान आगे बढ़े हैं और ख़ुद अपनी मदद आप के तहत वो इस तरह के स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, इस तरह के सिस्टम्स लेकर आ रहे हैं कि किसानों की मदद की जाएगी। उनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद है खातून अनमोल ज़हरा, जिन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और उसका नाम है एग्रोटेक विजन। इसके अंदर इंटीग्रेशन होगी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एट द सेम टाइम डिफरेंट इनोवेशंस जो हैं बड़ी R&D के साथ ये आई हैं। और ये एक्सेस किस तरह से पॉसिबल होगी किसानों के लिए, क्या उनके लिए आसान फहम होगा या नहीं होगा। हमारे साथ अनमोल मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनमोल ज़हरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताइए क्या सोच थी एग्रोटेक विजन के पीछे? अच्छा, उससे पहले मैं ब्रीफली अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। तो मैं स्टूडेंट थी फास्ट यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की, और BS AI मेरा डिग्री प्रोग्राम था। किसी भी टेक प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है विच यू वर्क ऑन इन योर फाइनल ईयर। सो एग्रोटेक विजन मेरे एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था जो कन्वर्ट हो गया एक स्टार्टअप में, एंड वी आर इंक्यूबेटेड एट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हियर इन पाकिस्तान। तो जब हम एज स्टूडेंट्स जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, तो कंसिडरिंग कि पाकिस्तान एक एग्री इकनॉमी है, हमारा सारा जितनी मईशत है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो और पिछले कुछ सालों में हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एक शार्प डिक्लाइन आ रहा था, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, और ये ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में भी और हमारे अपने मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए द बेस्ट सोल्यूशन वाज कि हम AI और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास ऑलरेडी हैं और जो हम पिछले 4 साल से पढ़ते आ रहे थे, उसको हम बेस्ट इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। Which is अच्छा, why बहुत it ज़बरदस्त गैप है कि जो अनमोल आपने स्पॉट, एट द सेम टाइम उसकी डेवलपमेंट कितने स्टेप्स में आप करके लेके गए हैं वहाँ तक, तो ये जो कि है इनकरेजमेंट इसके अंदर हम आपको और भी देना चाहेंगे कि इसको आगे लेके बढ़ें। लेकिन जो टेक्नोलॉजी और हमारे किसान के दरमियान जो नॉलेज का गैप है, ट्रेनिंग का गैप है, ये जो सारे गैप्स हैं, लैंग्वेज का गैप है, तो ये एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से काम करेगा? किसानों को किस तरह से आसानी से आप इस सिस्टम से मुतारिफ करवाएंगे या उनको ट्रेन करवाएंगे? कैसे कवर होंगे ये गैप्स? अच्छा देखें, अब हमने जब ये सोल्यूशन बनाया था शुरू में, तो उस वक्त हमने इसको एक ऐप के शेप में रखा था, और उसके अंदर ये था कि फॉर एग्जांपल कोई भी किसान है वो एक तस्वीर लेगा और उस तस्वीर के बेसिस से पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कमी है, कीड़ा लगने का क्या चांस है, या नॉर्मली क्या चीज़ें ऐसी कर सकता है किसान कि वो उनकी फसल इम्प्रूव भी हो जाएगी और ज़ाया कम से कम होगा। तो
उस सबको लेकिन जब हमने फील्ड विजिट्स करना शुरू किए, जब हमने क्योंकि हमने खुद डेटा कलेक्शन की, हमने खुद जाके किसानों से बात की, तो हमें अंदाजा ये हो कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर उर्दू में भी अगर हिदायत लिखी हुई आएंगी तो उनको पढ़ना नहीं आएगा, या अगर उनको कोई सवाल पूछना है तो वो शायद टाइपिंग भी नहीं कर पाए। तो फिर हमने तकरीबन 2 साल पहले हमने एक चैटबॉट बनाया था जिसको हम एग्री बॉट कहते हैं, जो पाकिस्तान की सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो जिस तरह एक वॉइस मैसेज भेजा जाता है, तो क्योंकि हमने पूरा जो सिस्टम है हमारा वो IoT सेंसर्स उन्हीं के फार्म में डिप्लॉय होते हैं, जिसकी वजह से हम सारे सॉइल रिलेटेड पैरामीटर्स को देख रहे होते हैं। कंप्यूटर विजन मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिससे हमने उनकी पूरे फार्म की तस्वीरें ली हुई होती हैं, तो हमारे पास सारा डेटा भी होता है, उनके सॉइल के पैरामीटर्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं। और तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास AI मॉडल्स के पास है वो उनके अपने फार्म, उनकी अपनी ज़मीन के बारे में है। तो कोई भी सवाल इस तरह वॉइस मैसेज भेजते इस तरह आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना सवाल पूछेंगे और उसी जबान के अंदर आपको जवाब भी बहुत मिल ही जाएगा। आसानी कर तो दी क्या यानी है? आपके लिए कि अगर किसी को लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, तो एटलीस्ट बोलना तो आता है, तो वो अपनी आवाज़ के ज़रिए अपने जवाबात ले सकता है। आप नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आपका स्टार्टअप इस वक्त इंक्यूबेटेड है, बताइए किस मरहले के अंदर है, मार्केट में कब तक ये अवेलेबल होगा किसानों के लिए? एट द सेम टाइम क्या गवर्नमेंट की हेल्प भी इसके अंदर शामिल है, उनके साथ मिलकर भी आप काम करें या कम्प्लीटली प्राइवेट है? अच्छा, तो ये जो है करंटली इंक्यूबेटेड है एट विद NIC हैदराबाद, और हमने इसकी पायलट टेस्टिंग शुरू की हुई है इन सकरान, विच इज़ अ कॉटन फील्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, और कुछ इंटीरियर पंजाब के एरियाज में भी इसकी पायलट टेस्टिंग चल रही है। तो ये बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा, एंड हम क्योंकि ज़ाहिर है फार्मर्स के लिए सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग होगी इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड ऑल आर डिफरेंट एग्रीकल्चर नेशनल बॉडीज दैट वी हैव। और उसके अलावा ये है कि ये आपके फार्म के हिसाब से बहुत कस्टमाइज सोल्यूशन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही सोल्यूशन बना दें और वो हर फार्म पे और हर क्रॉप पे काम करे। तो ये बहुत कस्टमाइज सोल्यूशन होगा, हर फार्म में उस क्रॉप की बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज और किस क्रॉप की क्या जरूरत है, किस जमीन में कौन सी फसल बेस्ट ग्रो होती है, उसके हिसाब से एक टेलर्ड सोल्यूशन होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हर फार्म के हिसाब से डिजाइन होगा। अच्छा अनमोल, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया और इस सारे मिशन के बारे में बताया। एक्साइटमेंट की बात यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी सॉइल किस तरह टेस्ट होगी, या आपके दिमाग में शक शुबा आ रहा है कि अच्छा जी मैं तस्वीर खींचूंगा तो सॉइल की मादनियात का कैसे पता लगेगा, सेंसर्स इंस्टॉल किए जाएंगे आपकी ज़मीन पे, आपकी सॉइल के अंदर के, जो सॉइल के अंदर की वैल्यूज़ बता रहे होंगे, ऐप पे अपलोड कर रहे होंगे, जिसके बाद आपको बताया जाएगा किस चीज़ की कमी और किस चीज़ की कमी नहीं है। एंड बाय द वे, मॉनसून का सीजन चल रहा है, इस सीजन के अंदर अगर आप अंडरग्राउंड वाटर वेल्स बनाते हैं कि ताकि बारिश का पानी स्टोर हो जाए ज़ेरे ज़मीन, तो बाकी सारा साल आपकी फसलों को और आपके ट्यूबवेल को अगर इनफ मिल जाए तो अच्छा पानी मिल सकता है, जिसके साथ ज़मीन के अंदर वाटर लेवल बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी काश्तकारी भी बेहतर होगी, प्रोड्यूस भी बेहतर होगा। ऐसा ये ज़मीन और आसमान से उतरने वाला बारिश का पानी बहुत ज़्यादा करीब हैं, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी पॉसिबल होती है। लेकिन जब बारिशें बहुत ज़्यादा हों तो वो आपके लिए तबाही का बाइस भी बन जाती है, हमारी अपनी नाअहली की वजह से। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, इस वक्त मानसून का ताकतवर स्पेल जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क भर के अंदर चल रहा है, सिंध में भी दाखिल हो चुका है। खैरपुर से खबरें ये आ रही हैं कि गरज चमक के साथ वहाँ पर हुई है मूसलाधार बारिश। घोटकी, पनवाकिल और गम्बट में भी तेज़ बारिश हुई है, जबकि अगर हम रुख कर लें पंजाब की तरफ तो वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, इस वक्त भी इत्तलात यही है कि बारिश चल रही है। डस्का में भी बादल बरसे हैं। एंड अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह से ही हल्की हल्की सी बारिश चल रही है। अभी भी हम स्टूडियो में खड़े हैं तो हमें आवाज़ भी आ रही है बाहर से। इसी के साथ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का सिलसिला जारी है भी और पेशगोई भी है और बारिशों की। नदी नालों से दूर रहिएगा। पंजाब में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात के अंदर तकरीबन 17 अफराद हैं जो जाँ बहक हो चुके हैं और शकरगढ़ के करीब सैलाबी रेला जो गुजरा उसका जो पानी था उस पानी में तकरीबन 70 अफराद ऐसे हैं जिनको महफूज मकामात तक पहुँचा दिया गया है इस सैलाब से बचा। अच्छा, ये जो अच्छी चीज़ें इनको भी कोट करना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि हमें मानसून की प्लानिंग के लिए पूरा साल हमारे पास होता है और अगली खबर आपको देने से पहले उस पूरे साल के अंदर हम लोग अगर तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग प्रिपेयर्ड हो सकते हैं आने वाले मानसून के लिए। एड हॉक बेसिस पे हमें फायर फाइटिंग करना छोड़ देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 दिन में बारिशों से हादसात में तकरीबन 18 ऐसे अफराद हैं जो अपनी जान की बाजी हार बैठे, जान बहक हो गए
और अब आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो हैं ये हम आउट ऑफ द मॉनसून हम भूल जाते हैं कि कितनी जानें ज़ाया हुई हैं, कितने घर गिरे हैं? इसमें कोई शक नहीं है और हमारा काम यही है कि बार बार ये याद करवाते रहें उन इदारों को भी, उन लोगों को भी, उन स्टेक होल्डर्स को कि भाई दिस इज़ योर जॉब कि आपने तैयारी करके रखनी है, प्रोएक्टिव रहना है अपने काम के अंदर। हमने खैबर पख्तूनख्वा का PDMA जो है वहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में तो आपको कल बताया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं DG PDMA पंजाब उमर अब्बास मेला साहब। उनकी तरफ जाते हैं और ज़रा ये जानते हैं कि पंजाब के अंदर क्या काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सदर्न पंजाब की तरफ देखें तो पिछले साल भी काफ़ी वहाँ पर तबाही हुई थी। बारिश का पानी जो है रेला बहुत बड़ी मकदार में वहाँ पर पहुँचा था। इस मरतबा क्या इंतजाम है उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी बता दीजिए कि पंजाब में इस वक्त क्या सिचुएशन है, सैलाबी सूरत हाल क्या है, क्या बारिश इतनी हो चुकी है कि वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ले? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल मैं अपडेट दे दूँ। हमारा जो करंट रेनफॉल का स्पेल है ये हमारा 3-4 दिनों से ऑनगोइंग है और हमारे कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिश हुई है। ज़्यादा हमारी बारिश लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला, रावलपिंडी साइड पे ज़्यादा है। सिस्टम अभी तक है बट होपफुली आज से और कल से ये वीकेंड होना शुरू हो जाएगा। अभी जो हमारे दरियाओं की बराजिस डैम की सिचुएशन है दैट इज़ नॉट वेरी वरीसम, क्योंकि ज़ाहिर है अब कैचमेंट एरियाज़ में बारिश कम हो गई है। हमारी कई जगह मीडियम फ्लड तक गया था, हाई फ्लड गया था, बट नाउ टुडे इट इज़ रिसीडिंग। वो स्टेबलाइज हो जाएगा और अभी तक जो रिवराइन फ्लड है उसका बहुत ज़्यादा हमें खदशा या कंसर्न नहीं है। हाउएवर दैट बीइंग सेड, अगर दोबारा कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होती है या लगातार होती है तो देन हम ज़्यादा अलर्ट्स जारी करेंगे। फिलहाल जो हमें ज़्यादा इशू आ रहा है वो ज़ाहिर अर्बन फ्लडिंग का है, क्योंकि मेजर अर्बन सेंटर्स एंड एरियाज़ में जहाँ पे बारिशें हो रही हैं, लेकिन उनकी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तैयारी पिछली दफ़ा से बहुत बेहतर है। आपने देखा होगा पूरे साल में ड्रेनेज का मैकेनिज़्म, सफाई का मैकेनिज़्म, नालास की क्लीनिंग वगैरह, डीसिल्टिंग बहुत हुई है और मल्टीपल उसके फेजेस में हुई है। तो अब आपने देखा होगा जिन शहरों में बहुत घंटों पानी खड़ा रहता था अब बहुत जल्दी वो ड्रेन हो जाता है। सो दैट इज़ एन अचीवमेंट कि अर्बन एरियाज़ में बहुत जल्दी डिपॉन्डिंग हो जाती है और हमारी मशीनरी भी है और हमारे अलर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं एडवांस्ड। उमर साहब थोड़ा सा ज़रा जोग्राफिकली डिटेल में जाइएगा। हेड कादराबाद के बाद हमारे पास सैलाब की वार्निंग्स किन अजला को ज़्यादा ख़तरा है और किन एरियाज़ के अंदर, बिकॉज चिनाब के अंदर हर दफ़ा का वाटर एग्रेशन इंडिया की तरफ से पानी खोल देना, तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो नो गो एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम मॉडरेट टू लो फ्लड देखेंगे और हाई फ्लड वाले कौन से हैं? जोग्राफिकली ज़रा थोड़ा सा एरिया वाइज एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। अभी हमें इंडस का बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। अब अगर अभी जेहलम में भी हमारा नॉर्मल है, अभी लो फ्लड भी वहाँ पे नहीं आया। हमारा चिनाब में मीडियम टू हाई फ्लड आया था और वो मराला में, खानकी, कादराबाद, लेकिन वो भी जैसे मैंने कहा वो रिसीड कर रहा है। तो ये इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स आपके लगते हैं, आपका सियालकोट हो गया, गुजरात हो गया, नीचे गुजरांवाला हो गया, इसमें हमने ज़ाहिर है उनको कन्वे किया हुआ है, बट अभी इसकी वजह से कोई ऐसी डिस्प्लेसमेंट या फोर्सफुल इवैक्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही होता है कि हमारी जहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी ना हो या कम हो उन रिवर्स पे हमें ज़्यादा होता है, बिकॉज वी हैव करबेला एंड मंगला ऑन द इंडस एंड जेलम। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा पानी आता भी है तो हमारे पास अभी डैम्स की कैपेसिटी है, रिवर्स की बराजी की कैपेसिटी है कि हम उससे डील कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे एकदम जब पानी आता है तो वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न होता है। बिल्कुल ठीक है, हम आपको जहमत देते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपने बताया कि क्या तैयारियां की गई हैं और इस वक्त क्या सिचुएशन है स्पेशली पंजाब के अंदर। उमर अब्बास मेला साहब हमारे साथ मौजूद है, DG PDMA पंजाब और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिनका काम है कि आपने सारी तैयारियां भी करके रखनी है और खुदा न खास्ता अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसके बाद सारी मैनेजमेंट करनी है। तो उमर साहब उसके बारे में हमें बता रहे थे। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है इस मैसेज के साथ कि अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आप किसी ऐसी जगह से गुजरें जहाँ पर ख़तरा है कि सैलाबी रेला आ सकता है, प्लीज़ सबसे पहले अपने आप को महफूज करना है। जांबाज बनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जान को ख़तरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जाते साथ रहिए। जी एक और तोहफा आपके लिए, पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर से हो चुका है इजाफा। नई कीमत आपको बता देते हैं, लेकिन इजाफा ये हुआ है कि 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है पेट्रोल, और डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। नई कीमत अब 1 लीटर पेट्रोल की इस वक्त हो चुकी है 327 रुपये 12 पैसे और डीजल की आज के लिए कीमत हो चुकी है 375 रुपये 4 पैसे
फी लीटर। 3 रोज के अंदर डीजल 20 रुपये 69 पैसे महंगा हुआ, जबकि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 11 रुपए फी लीटर हो चुका है। अच्छा, ये रेट्स तो ऊपर चढ़ रहे हैं और साथ रोज रात के लिए आपके पास जो प्लान दिया, बीपी भी ऊपर चढ़ रहा है। तो रोज रात के लिए जो आपके पास प्लान दिया गया था, उस प्लान के मुताबिक फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है पेट्रोल पंप मालिकान के अंदर। जो अब न्यूज़ है वो ये है कि ये 2 धड़ों में डिवाइड हो चुके हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया कीमतों के नए निज़ाम ने एक नया टॉपिक है जो छेड़ दिया है क्या? हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के दरमियान चल रहे थे मुज़ाकरा, जो आपने कल एक हड़ताल की न्यूज़ भी सुनी थी कि सारे मुल्क के अंदर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। जो मालिकान हैं ये 2 धड़ों में डिवाइड हो चुके हुए हैं। एक जानिब आपको एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम अजीज़ खान साहब जो हैं वो मिलते हैं जाके पेट्रोलियम के हमारे मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक साहब के साथ, और यकीन दहानी दी जाती है कि 2 हफ्तों के टाइम के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। एक ये धड़ा बन गया कि जिसने कहा जी खोल दिए जाए पेट्रोल पंप्स, और फिर दूसरा धड़ा जो है पेट्रोल पंप ओनर्स का वो है कि जो नहीं खोलेगा अपने पेट्रोल पंप्स। 2 धड़ों में तकसीम हो गया ना ये एसोसिएशन। अवाम का क्या मौक़िफ़ है? हैं तो वो परेशान, लेकिन कह क्या रहे हैं ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा हैं पेशावर से, उस्मान लाहौर से और सबा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले हम ज़रा अलिशबा की तरफ चलते हैं, क्योंकि पेशावर के अंदर पेट्रोल पंप जो है ना उनको बंद कर दिया गया है। अलिशबा, क्या सिचुएशन है इस वक्त? लोग क्या कह रहे हैं? और क्या रात 12 बजे बंद कर दिए गए थे पूरे पेशावर के अंदर पेट्रोल पंप्स? अच्छा, मैं आपको पेशावर की सिचुएशन से आगाह करूँ तो रात तक जो है वो लोग इसी तसलसल का शिकार थे कि पेट्रोल पंप्स बंद होंगे या ना होंगे। जैसे आपने 2 ग्रुपों की बात की, तो पेशावर में भी ये कन्फ्यूजन थी और लोग यही समझे कि पेट्रोल पंप्स बंद नहीं होंगे और लोगों ने पेट्रोल नहीं भरा, और आज जो है वो सुबह सवेरे ही पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए थे। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता 1.5 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद आ रही है और यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पेट्रोल डलवा दे, लेकिन पेट्रोल पंप जो है वो पूरे शहर में बंद है, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो। पूरे पेशावर में इस वक्त पेट्रोल पंप्स बंद है। शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि पहले तो पेट्रोल महंगा हो रहा था और हम उस चीज़ से परेशान थे, लेकिन पेट्रोल जो है वो अब हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ये प्राइवेट टैक्सीज़ वगैरह चला रहे या बाइकियाँ चला रहे, और जिस पे वो अपनी मजदूरी करते हैं। चूँकि पेट्रोल ही बंद होगा और बाइक का पेट्रोल के बगैर चलना मुमकिन ही नहीं है, तो शहरी उस वजह से भी काफ़ी परेशान है और वो यहाँ कर रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं। शहरी का कहना है कि बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें यानी अशे खुरनोश तो पेट्रोल से महंगी होती है, लेकिन अगर पेट्रोल मुकम्मल बंद हो जाए तो वो रोज़गार जो वो करते थे और पैसा कमाने जाते हैं बेचारे, वो भी नहीं जा पाएंगे, जाता जा रहा है उन। राइट, बिल्कुल ठीक है। लाहौर का रुख करते हैं, लेकिन लाहौर के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि वैसे ही निकल आता है लाहौरिया बाहर जब बोर हुआ वो होता है। तो उस्मान है हमारे पास लाहौर से, हमें ज्वाइन कर रहे। उस्मान, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और दूसरी बात ये कि पेट्रोल और पेट्रोल से रिलेटेड ये 2 धड़े बंद है खुला है, लाहौर में कन्फ्यूजन का क्या स्टेट है, अवाम का क्या रद्द अमल है? देखिए, लाहौर में ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप्स हैं और जो फिलिंग स्टेशंस हैं वो काफ़ी हद तक खुले हुए हैं और लोग पेट्रोल अपना जो है जितने भी चाहे वो पेट्रोल ले सकते हैं। इस वक्त मैं PSO के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी पेट्रोल मिल रहा है और जो अल्टीमेटम दिया गया था गुज़िश्ता रात, उसके ऊपर उस तरह से अमल दरामद नज़र नहीं आया। गो के कहा जा रहा है कि लाहौर में 550 के करीब फिलिंग स्टेशंस हैं और तकरीबन जो योमिया खपत है लाहौर के अंदर वो 35 से 40 लाख लीटर पेट्रोल की है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर पेट्रोल डलवाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ पंप्स के ऊपर मसाइल भी सुनने में आ रहे हैं, जहाँ पर सप्लाई अभी तक नहीं पहुँची। वहाँ पर कोई 1-2 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं शहर के अंदर जो कि बंद हैं, जिससे शहरियों को कुछ हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें इस वक्त, उस्मान बस ये बता दीजिए लाहौर के अंदर क्या प्राइस एक ही है? देखिए, पेट्रोल पंप्स के मुख्तलिफ रेट्स हैं, 1 या 2 रुपये में फ़र्क है। और वैसे तो सरकारी रेट 327.12 पैसे कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन जिस पंप पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर 329 रुपये 12 पैसे यानी 2 रुपये इजाफे के साथ पेट्रोल यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर भी इसी तरह 1-1 रुपये का फ़र्क है। कहीं जगह पर बिल्कुल सरकारी रेट है और कुछ जगह के ऊपर 1 या 2 रुपये इजाफी दिए जा रहे हैं। जब उनसे बात हुई हमारे फिलिंग स्टेशन मालिकान से, तो उनका ये कहना है
है कि जो हमें ट्रांसपोर्ट का किराया पड़ रहा है और उसके अलावा जो टैक्स लगता है उसकी वजह से हम ये 1 से 2 रुपये इजाफा करके पेट्रोल को जो है बेच रहे हैं। और उनका कहना है कि सप्लाई हमारे पास मुकम्मल है। कल रात भी इनका यहाँ पर कंटेनर आया था पेट्रोल का, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पर अपनी भरवाई भी करवाई है। और इस वक्त जो सूरत हाल है लाहौर के फिलिंग स्टेशन पर काफ़ी हद तक पेट्रोल दस्तयाब है। चलें, काफ़ी हद तक पेट्रोल अवेलेबल है, सप्लाई भी आ रही है, इंटरप्ट नहीं हुआ बिजनेस ऑफ पेट्रोल जिस तरह होता है यूजुअली लाहौर में उसी तरह ही चल रहा है। सबा के पास चलते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबा, इस्लामाबाद में सबको पता है कि चल रहा है पेट्रोल, फिलहाल रावलपिंडी में भी चल रहा है, तो अगर कोई पंप्स क्लोज हुए हैं, आपके पास कोई डिटेल्स हैं, आप क्या देख रही हैं इस्लामाबाद में पेट्रोल को लेके? जी, सुबह सवेरे से ही हमने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का विज़िट किया है और यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो पेट्रोल पंप जो है वो सारे जो है वो खुले हुए हैं। और लेकिन ये है कि पहले जो पेट्रोल पंप पर रश होता था वो हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि सुबह से 2 घंटे हमें हो चुके हैं इस पेट्रोल पंप पर और इक्का दुक्का ही कोई बंदा आ रहा है। और अक्सर तो लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी थी जिनसे बातचीत हुई तो काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही थी। और किसी ने ये कहा कि सुबह सवेरे पहले हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज मिलता था, अब अगर हम मोबाइल उठाते हैं तो पेट्रोल की कीमतों का मैसेज आया हुआ होता है, जिससे उनका मूड और सारा दिन जो है वो ख़राब गुजरता है। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो निकल तो रहे हैं घरों से, पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं, लेकिन रश जो है ना पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा कम है और लोग ना होने के बराबर हैं। और यहाँ के जो लोगों ने भी समझौता कर लिया कि ठीक है देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की सिचुएशन ये हो चुकी है कि ढूंढोगे अगर मुल्क को मिलने की नहीं नायाब है, एक तो महंगा है ऊपर से ना भी होता चला जा रहा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको खबर ये देते हैं कि भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है और नई दिल्ली का जंतर मंतर, इस वक्त वहाँ पर कॉकरोचेस की भरमार है। ये कॉकरोचेस असल वाले नहीं हैं, ना ये फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस के कॉकरोचेस हैं, बल्कि ये हैं भारत के नौजवान। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज इस वक्त जारी है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत कई शहर इस वक्त बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहिरों की लपेट में आ चुके हैं। तलबा हों, नौजवान हों, वो एहतजाज कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमतों के इम्तहानात का लीक होना और इसके साथ साथ जो मेडिकल के पेपर्स हैं उनका लीक होना ये बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। जो बराबरी के हुकूक सबको मिलने चाहिए उसके भी मसाइल पैदा होंगे। एट द सेम टाइम शफाफियत जैसे मसाइल के साथ वो आए हैं सड़कों पर और इस वक्त पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है। अच्छा, सप्रेशन के अगेंस्ट भी आवाज़ उठ रही है कि अब अवाम बाहर आ गई है, स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोग तो जायज़ चीज़ें जो मांग रहे हैं, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर्स लीक नहीं होने चाहिए। खैर, जमहूरी तरीके से इस चीज़ को डील करना चाहिए, जमहूरी तरीके से इस एहतजाज के साथ निपटना चाहिए, ये मुतालबा है स्टूडेंट्स का। मुजाहिरीन और नौजवान, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई, महकमा तालीम में जो है वो बदउनवानी और कई इस तरह की चीज़ें कि जो इन लोगों को प्रेशराइज करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, फिलहाल उसके अगेंस्ट आवाज़ उठ रही है। अब इस सारी सिचुएशन को, और तकरीबन 7.5 करोड़ बच्चे हैं कि जिनका फ्यूचर इम्पैक्ट हुआ है, डेफिनेटली वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दे, अमित शाह जो वज़ीर दाखिला है वो इस्तीफ़ा दे, एट द सेम टाइम जो वज़ीर तालीम है उनका इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है। जंतर मंतर जो जगह है ना वो भारतीय पार्लियामेंट के यानी कि नई दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। वहाँ पर बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, जिसमें अन्ना हज़ारे का एहतजाज, निर्भया केस आपको याद होगा, वहाँ का बहुत बड़ा एहतजाज, और अब एक मरतबा फिर से चूज़ किया है इसी जगह को भारत के नौजवानों ने एहतजाज करने के लिए। इस वक्त क्या सिचुएशन है और भारत के अंदर इसको कैसे देखा जा रहा है, भारतीय सहाफ़ी रोहिणी सिंह साहिबा हमारे साथ मौजूद, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। रोहिणी साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, ये एहतजाज जो इस वक्त हो रहा है भारत में, इसको कैसे देखा जा रहा है? असल रीज़न जो हमें पता चली है कि वहाँ पर पेपर लीक्स, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमतें जो हैं उनके अंदर भी घपले हैं एंड देन मेडिकल के पेपर्स भी हैं, असल मामला है क्या? ये मामला शुरू जो हुआ वो पेपर लीक से हुआ, क्योंकि पिछले 12 सालों में कोई 150 के करीब पेपर लीक, 152 टू बी प्रिसाइज, जो है वो पेपर लीक हुए और अबाउट 75 मिलियन 7.5 करोड़ स्टूडेंट जो है इससे अफेक्ट हुए। तो जाहिर है ये सारा मामला एक बॉइलिंग था और ये नीट का जो पेपर था उसके बाद इट वाज लाइक अब बहुत हो गया और इसीलिए हमने ये इस लेवल ऑफ प्रोटेस्ट देखा। बट ऑफ कोर्स इसके पीछे यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट, इतना बिगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है इंडिया में, श्रिंकिंग एजुकेशन बजट। मतलब कल राहुल गांधी साहब ने जो डेटा शेयर किया, उन्होंने बताया कि 93% मेन
और 54% विमेन जो है वो दे आर ट्राइंग टू स्टडी टू इम्प्रूव देयर प्रोस्पेक्ट्स। तो मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इनफ नहीं है, आप यू आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस मुल्क का के लिए बहुत बड़ा इशू है, और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं वहाँ, ये वो स्टूडेंट है जो एस्पायर कर रहे हैं, या वो जो है जो पढ़ के नौकरियां ढूंढ रहे हैं, या वो माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र है। रोहिणी साहिबा, 152 लीक्स आपने मेंशन किए हैं, 7.5 करोड़ स्टूडेंट आपने मेंशन किया, और फिर उसके बाद अपने इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट के लिए जो लोग बाहर निकल के आके चांस ले रहे हैं ज़िंदगी में, क्या ये सिर्फ एक एहतजाज रह गया जो लीक्स तक महदूद है, या फिर एक वसी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है? कल का एक वाकया बताती हूँ। मैं जब जंतर मंतर पे थी तो एक शख्स एक प्लेकार्ड लेके खड़े हुए थे जिसपे लिखा हुआ था कि मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया, मंदिर में जाके भगवान को माथा टेका यानी सजदा किया, और फिर मैं पेपर देने गया। तो आप समझे कि ये नैरेटिव कहाँ तक चला गया। ये E20 पेट्रोल, राम मंदिर का में चंदा चोरी, और फिर पेपर लीक। सो जो एक स्टार्ट, जो एक नाराजगी जो एक स्टूडेंट से हुई थी, और जिस तरह से इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट हुआ है इन द इंटायर कंट्री, तो ये मामला अब सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक या एजुकेशन तक महदूद नहीं है। क्योंकि आप देखें, शुरू में लोग शुरू के 2 दिन में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, दे वांट हिम टू रिजाइन। बट कल परसों जो मुल्क के दीगर हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों ने मोदी का पुतला जलाया है, मोदी हाय हाय के नारे लगाए हैं, जो इन द पास्ट नहीं हुआ। तो अब इसको सिर्फ एक स्टूडेंट का गुस्सा कह के एक बॉक्स में डाल देना इज नॉट राइट, इट हैज गॉन बियॉन्ड। अब तमाम जो इश्यूज हैं लोगों के, क्योंकि हर आदमी जुड़ रहा है और हर आदमी के अपने अपने इश्यूज है, इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म नाउ जहां हर कोई अपना अपना इशू लेके, अपनी कंप्लेंट लेके, अपना मसला लेके सरकार के पास आ रहा है, और उसे लग रहा है कि देयर इज अ प्लेस जहां वो अब बोल। अच्छा रोहिणी साहिबा, हम यहाँ पर बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर जब इन सारी सिचुएशन को देख रहे होते हैं ना, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि एक तरफ बांग्लादेश के अंदर भी बहुत बड़ा एक इनकलाब आया था, हमने देखा, फिर रेवोल्यूशन श्रीलंका के अंदर भी आया था, और ये सारे जो हैं भारत के इर्द गिर्द यानी कि उनके पड़ोस ममालिक हैं, तो डेफिनेटली एक ख़तरा, एक डर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर भी होगा। आपको लगता है कि ये जो अब मुतालबा किया जा रहा है, वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उनके इस्तीफ़े का दबाव बहुत बढ़ रहा है, क्या पॉसिबल है कि वो इस्तीफा दे दें? प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि अब बात सिर्फ सड़क पे नहीं है, ये सड़क से संसद तक है। अब ऑपोजिशन के लीडर्स इसमें शामिल हो गए हैं, और कल 2 दिन से पार्लियामेंट के अंदर भी वो कह रहे हैं कि पहले मिनिस्टर इस्तीफा दे और तब इस पे डिस्कशन हो। तो ये जो मोमेंट है, ये इसमें प्रधान का जो रेजिग्नेशन है, ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सियासतदान भी मांग रहे हैं, ऑपोजिशन भी मांग रहा है, देयर इज सिविल सोसाइटी इसके साथ खड़ी है। अकाउंटेबिलिटी की जो बात है उसके लिए एवरीवन इज स्टैंडिंग फॉर इट। बट जैसा इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और इनफैक्ट 2 दिन पहले शायद राजनाथ सिंह ने कहीं कहा भी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, कि सेइंग दैट यहाँ लोग रिजाइन नहीं करते हैं। सो अब गवर्नमेंट अपने उस एटीट्यूड से, उस पोजीशन से स्टेप डाउन करती है कि नहीं, दिस इज फॉर अस टू वेट एंड वॉच। बट जो प्रेशर है वो तमाम सेक्टर से, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी, हर कोई सारे पॉलिटिशियंस वैसे इसी तरह के ही हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट आयशा। anyway, अच्छा, प्रेशर तो बढ़ रहा है, जिस तरह आपने कहा कि अब ये चीज़ें जाएंगी इंपॉर्टेंट जगहों तक, जो पहुंच भी चुकी हैं, तो लाठी चार्ज नज़र आया, आंसू गैस नज़र आया, और इस तरह की फोर्स का इस्तेमाल। अब आप इसको कैसे देख रही हैं? बिकॉज मुकदमात हैं जो दर्ज किए गए हैं, और लोग सिर्फ वहाँ पे मांगने आए हैं कि ये पेपर लीक्स और अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू हमारा सॉल्व करा दें। आप इसको किस तरह से देखती हैं? ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए, उनको भटकाने के लिए, कि या वॉइस को दबाने की कोशिश है। और ये हमेशा होता आया है, जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है तो इस तरीके का पुलिस का रवैया देखते आए हैं हम, वी हैव सीन इट ऑल द टाइम। सो ये एक उसी कड़ी का एक सीक्वेंस है। बट चूंकि अब नंबर हजारों का नहीं है, ये कि कोई चंद हजार लोग नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं है, या किसी एक मजहब के लोग नहीं है, तो उस तरीके का जो प्रेशर जो पुलिस लाठीचार्ज या FIRs के जरिए करना चाहती है, या जो करती आई है, वो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ अब ये है कि आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्पेल द क्राउड, लोगों को इंजर कर रहे हैं कि लोग चले जाएं, माँ बाप बच्चों को कहें कि तुम्हारे को घर में बैठो। सो ये सिर्फ उस तरह का हथकंडा है जो पुलिस अपना रही है। बट विद दिस नंबर, पुलिस के लिए लाठी FIR काटनी या लोगों को वो ट्रैक टू द कोर्ट करना
ट्रीटिंग द सिम्पटम। हाँ रोहित साहब, व्हाई डज इट फील कि ऑपोजिशन भी शायद इस मामले को या इस एहतजाज को इस्तेमाल करिए अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि राहुल गांधी साहब हो या फिर प्रियंका गांधी या दीगर ऑपोजिशन रहनुमा, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सियासी माहौल के ऊपर क्या असर आपको नजर आ रहा है और क्या लगता है आपको कि वाकई में ऑपोजिशन स्टूडेंट्स के साथ है या फिर वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है इस एहतजाज को? अगर ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है कि एंड दे शुड ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। एक ठीक है, ये हर कोई इस मूवमेंट के साथ सिंपैथाइज कर रहा है क्योंकि पूरा आप देखें ना, पूरी मुल्क की आवाम इन्वॉल्व है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है 12 सालों में कि इस लेवल का प्रोटेस्ट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ देखा गया है। पीस मील प्रोटेस्ट होता आया है, बट दिस स्केल, और ये सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है और जंतर मंतर तक महदूद नहीं है। जंतर मंतर अगर आप समझे तो सिर्फ एक सड़क है जिसको एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट बोलते हैं, बट अक्रॉस द होल पेरिफेरी जो पार्लियामेंट के अराउंड है, जितने सड़कें जो पार्लियामेंट तक आती हैं, दे आर ऑल ब्लॉक्ड। मेट्रो स्टेशन आपने बंद कर दिए ताकि लोग पहुंच ना पाए, और फिर भी लोग जो है वो 4-4 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे हैं टू बी इन दैट प्रोटेस्ट। और इस सिचुएशन में अपोजिशन का जो कंस्ट्रक्टिव रोल जो वो प्ले कर रही है, ये बहुत अहम है। न सिर्फ इसलिए कि वो अपोजिशन है, बट ऑल्सो टू स्टैंड विद द यूथ। ये जो यूथ है, ये दिस द नेक्स्ट वोट बैंक, ये वोट बैंक है सबसे बड़ा, और इनके साथ अगर आप रिलेट कर सकें तो it is an opportunity for the opposition as well as it gives an opportunity. I think this is an opportunity और बड़ा अच्छा इनका मुझे माइंडसेट लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो ऑपोजिशन इनका ओपिनियन ले ले तो। अब कुछ टीवी चैनल्स हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को विरोधी गैंग कह रहे हैं, ठीक है, अर्बन नक्सल कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये आपकी सहाफत की आज़ादी है या फिर एक मखसूस एजेंडा है कि जिसके तहत इस पे ये नाम लगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है? ये एक प्योरली पॉलिटिकल नैरेटिव है, और ये ऐसा पहली बार भी नहीं है कि हुआ है। तो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया इनको अलग अलग प्रोटेस्ट के वक्त अलग अलग नामों से एड्रेस करती आई है, बट ये सिर्फ एक डिफेम करने की कोशिश है। बट इस बार जिस हिसाब से सोशल मीडिया और इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, नॉट द व्हेन आई से इंडिपेंडेंट मीडिया, मैं मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों की बात नहीं कर रही हूँ, बट दीगर और लोग जो यूट्यूब पे हैं या अदर पीपल हु आर रनिंग देयर ओन स्मॉल बिग चैनल्स ऑन सोशल मीडिया, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और इसलिए अब ये जो अर्बन नक्सल या टुकड़े टुकड़े गैंग या जिस भी नाम से इनको पहले एड्रेस किया गया है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, पोजिशनिंग है, बट बियॉन्ड द पॉइंट लोग अब इसको बाय नहीं करते। अच्छा रोनी साहिबा, अभी तक मैंने जितना सोशल मीडिया के थ्रू या मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू इसको हमने किया है फॉलो, उसमें हमें यही नज़र आया कि लोग जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं आते और आप आकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। लेकिन सोनम वांगचुक, उनकी हंगर स्ट्राइक एंड देन कल हमने देखा था कि नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की थी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। इन जैसे लोगों का सामने आना, हिमायत करना एहतजाज की, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बात है कि नॉट जस्ट नसरुद्दीन साहब, प्रकाश, सो मेनी पीपल, आप शबाना आजमी थी वहाँ पे, हर कोई, आई एम फॉरगेटिंग नेम्स ऑफ सो मेनी पीपल वर देयर जो वहाँ खड़े हो रहे। तो जो सिविल सोसाइटी या ये जो एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जितने जो लोग हैं, जब ये वहाँ आते हैं तो ये उस मूवमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं। नसरुद्दीन शाह ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैसेज भेजा फॉर द प्रोटेस्टर्स। कल अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है सेइंग दैट धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन को हटा देने से आपकी सरकार नहीं गिर जाती। सो जब इस तरीके का मैसेजिंग जब आती है फ्रॉम एक्टिविस्ट, फ्रॉम सिविल सोसाइटी, फ्रॉम द पीपल हु मेक डिफरेंस इन द, हु इन्फ्लुएंस योर थॉट्स, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन, और लोग इसको हौसला अफजाई होती है और प्रोटेस्ट को एक एनर्जी मिलता है। अच्छा, माजी के जितने एहतजाज हमने देखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रोनी साहिबा, उसमें फैज़ को बहुत पढ़ा जाता है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोहिणी सिंह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और भारत के अंदर स्टूडेंट्स के एहतजाज की क्या सिचुएशन है, किस तरह से भारत में उसको देखा जा रहा है, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है और वो मुझे उनके रवैये से भी महसूस हो रहा था। कोशिश करेंगे इस इशू को हम हर रोज़ ही कवर करते रहें और आप तक पहुँचाते रहें सारी सिचुएशन को। आगे बढ़ना है हमें, और अब अपने मसाइल की बात कर लें। हमारे अपने मसाइल बहुत सारे हैं। हमारे मसाइल जो हैं उनमें सबसे पहले बिजनेस आता है, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐसी इंटरनेशनल डील्स में इन्वॉल्व हैं कि जिन डील्स के अंदर हमने उनको रिपे भी करना है और हमारे ऊपर काफ़ी सारा इंटरेस्ट भी है, तो इन दैट पैसा
एट द सेंटर आ जाता है और पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका से $10 अरब की दरख्वास्त की। अब ये $10 अरब जिस प्रोग्राम के थ्रू आएंगे उसका नाम है एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट प्रोग्राम। ये $10 अरब जब पाकिस्तान की इकॉनमी में इंजेक्ट किए जाएंगे या पाकिस्तान के पास आ जाएंगे तो इसके बाद पाकिस्तान के पास क्या सपोर्ट है, जिस तरह से ये प्रोग्राम का नाम डिस्क्राइब कर रहा है, और पाकिस्तान किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकेगा, ये चीज़ें हैं जो अभी हम करेंगे डिस्कस। लेकिन अगर हम एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट की बात करें तो ये बायलैटरल का वर्ड इस प्रोग्राम के साथ आता है। बायलैटरल में क्या चीज़ें आएंगी, उस एम्बिट को, उस एरिया को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ उसामा रिजवी मौजूद हैं और इनका काफ़ी गहरा और डीप ओपिनियन है। अगर आप इनको इनको सोशल मीडिया से अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि इनका कितना डीप ओपिनियन है इकोनॉमी के बारे में एंड इकोनॉमी मैटर्स के बारे में। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उसामा को। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप? Thank you so much, Ji. Thank you so much for inviting me today. All good. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उसामा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, ऑल्दो हमने इस बायलैटरल प्रोग्राम को डिस्कस करना है, लेकिन ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल की कीमतों का तयन हो रहा है, हाउ डू यू सी इट? क्या ये बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, या फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ हाथ उठाए कि भाई ओगरा जाने, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस जाने? देखिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बेनिफिट से या ना बेनिफिट होने से, इसे प्राइसिंग मैकेनिज्म है। अभी भी जो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चेंजेस आएंगे वो बजाय इसके कि 15 दिन बाद इकट्ठे एकदम से हमला लगे और हमें एक शॉक लगे, वो रोजाना की बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके हमें शॉक लगता रहेगा या वो इंक्रीज होता रहेगा। और जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट होती है या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो जरा नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसका बेनिफिट से तो कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि हम कोई प्राइसेस को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। उन्होंने कहा जो चेंज होता था वो चेंज होगा, बस वो डेली बेसिस पे होगा। और ये डेली ऐसे नहीं होगा कि आज सुबह कोई चीज हुई है तो कल के दिन उसके अंदर चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पिछले 7 से 8 दिन की रोलिंग एवरेज को लिया जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग परेशान हो गए थे कि अच्छा तेल आने में भी टाइम लगता है, फिर आने के बाद पाकिस्तान के अंदर भी पंप्स पे पहुंचने में भी टाइम लगता है, और इतनी देर में कुछ हो जाए तो फिर तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक रोलिंग एवरेज को लिया जाएगा। यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर यह है कि नॉर्मलाइज करना, कि 3 रुपए 4 रुपए बढ़े भी कम भी हो तो इतना फर्क ना पड़े। अच्छा, इस प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं, ये बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी। पहले तो जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इज इट अ ग्रांट, इज इट अ एड, क्या ये लोन है और ये है क्या? देखिए, इन इट्स फॉर्म ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म होता है। यूएस ट्रेजरी जो है डिपार्टमेंट, उसके पास एक सेपरेटली एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड है, और आज से पहले 3-4 ममालिक मैक्सिको, यूरुग्वाई और अर्जेंटीना को ये दिया जा चुका है, मगर ये बड़ा रेयर होता है। ये एक लोन है, ऑफ कोर्स लोन इस लिहाज से कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर ये IMF और दूसरे प्रोग्राम से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसके साथ कोई कंडीशनैलिटीज अटैच नहीं है। ये भी बात है कि इसकी 3 मेन फॉर्म्स होती हैं। क्रेडिट लाइन होता है, करेंसी स्वैप होता है, या गारंटीज होता है। क्रेडिट लाइन से मुराद ऐसे ही जैसे बैंक फॉर इंस्टेंस आपको कह दे कि यार आप हमसे ये 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हमसे विड्रॉ कर लें, सारे के सारे पैसे आपके पास नहीं आएंगे। करेंसी स्वैप में पाकिस्तान अपनी PKR करेंसी यूएस को देगा और यूएस उसके इक्विवेलेंट हमें डॉलर दे देगी, और बाद में जो हम एक्सचेंज करेंगे वापस। तीसरी है सोवरेन गारंटी या गारंटी लाइंस होती हैं कि यूएस किसी भी थर्ड पार्टी को या थर्ड कंट्री को ये बता सकता है कि अगर पाकिस्तान फेल्स टू पे इट्स पेमेंट तो हम लोग बैक पे खड़े और हम पे कर देंगे। इससे ये होता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है और इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट्स में एक्सेस आसानी से मिल जाती है। तो ये इस तरह इसकी पूरी डेफिनेशन है और ये इस तरह मुख्तलिफ IMF के प्रोग्राम से। और इसके अंदर अभी आपने करेंसी स्वैप की बात की, गारंटीज की बात की, हमारे पास जो ये प्रोग्राम आ रहा है ये किस मेथड के थ्रू आ रहा है? अभी इसकी डिटेल्स सामने नहीं आई। मैंने आपको बताया कि इसकी मेन ये 3 फॉर्म्स होती हैं। वी विल सी कि आई थिंक प्रोबेबली ये गारंटी क्रेडिट लाइन की फॉर्म में आएगा अगर यूएस ने एग्री किया इसको तो। ठीक है। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें, अगर हम लोग करेंसी स्वैप की तरफ जाएं या हम इसके गारंटीज की तरफ भी जाएं अगर हम, तो पाकिस्तान की अंदर इन्फ्लेशन जो है उसके लिए क्या पैगाम होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमें ये चाहिए क्यों इतना एकदम से जो आ रहा है। ये इसलिए चाहिए कि हमारी कुछ डेट पेमेंट्स हैं जिसमें से 2 एंड्स हैं। एक तो डेट पेमेंट्स हैं, एक करंट अकाउंट जो मैनेजमेंट है वो करनी है, उसमें कोई $4 अरब है, डेट पेमेंट्स कोई $8-10 अरब की हैं, लिहाजा कोई $17-18 अरब हमें इस माली साल में चाहिए, तो उसकी थोड़ी सी मैनेजमेंट के लिए हम ये मांग रहे हैं। इससे हमारी इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा?
डायरेक्टली एज सच कुछ नहीं होगा। इन्फ्लेशन का जो मेन इम्पैक्ट है वो हमारी करेंसी पीकेआर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और पीकेआर की वैल्यू हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारी एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है, और उसका जवाब हम सबको आजकल पता है। हमारी डिसीजन ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी ये फैसिलिटी लेने के बाद पाकिस्तान की, क्योंकि हम ऑलरेडी आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हमें अपनी पॉलिसीज आईएमएफ की तरफ देखकर बनानी पड़ती हैं, एंड देन अमेरिका में एक चीज़ आप भी जानते बहुत फेमस है कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। तो क्या हमें नजर आएगा अपनी पॉलिसीज के अंदर भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, इससे पहले भी इसको हम सोवरेन स्पेस बोलते हैं। जब एक मुल्क बहुत ज्यादा कर्जे में डूब जाता है, हमारा इस वक्त 83 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए कर्जा है, तो उसकी सोवरेन स्पेस थोड़ी श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है। तो और आईएमएफ तो खास तौर पे कंडीशनलिटीज आपके ऊपर लगाता है, तो वहां तो आपको सबको पता लगता है ब्लेटेंटली कि कम हो गई है। मगर ये जो है करेंसी स्वाप या फिर जो फंड है, इसमें मैंने आपको बताया कोई भी शराइत शामिल नहीं है, तो थियोरेटिकली तो हमारी कोई भी सोवरेनिटी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, बट बिहाइंड द डोर्स बैकडोर डिप्लोमेसी ऑफ कोर्स इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर आएगा। जॉन पर्किंस, आपको याद होगा कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। यस और नो क्वेश्चन, सिर्फ 5 सेकंड्स लेगा आपके। आपको लग रहा है कि ये मिल जाएगा या आपको लग रहा है कि ये नहीं मिलेगा? यस और नो? ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही आज के शो से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।